हेलो दोस्तों, आज फिर से वीआईपी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था आपको कि ईएमएफ क्या होता है, विद्युत वाहक बल क्या होता है, और विद्युत वाहक बल के लिए हम लोगों ने सूत्र भी बनाया था और उसमें ये भी बताया था कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है, आंतरिक वोल्टेज क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है। आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं जो सेलों को किस प्रकार से हम जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो है हम किस प्रकार से उसका यूज़ करते हैं। तो पहले समझते हैं ये कि सेलों का संयोजन कैसे होता है। तो सेलों का संयोजन दो तरीके से होता है, एक है श्रेणी क्रम संयोजन और एक है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, और ये आपको व्यंजक के रूप में भी दिया जाता है, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग ये देखते हैं कि सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में उसका व्यंजक कैसे होता है, यानी अर्थात इसका कहें तो अगर एक से अधिक सेलों को हम आपस में जोड़ें तो उसका टोटल ईएमएफ कितना होगा। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए आप लोग के सामने हम एक तीन सेल है और तीन सेलों का तीनों सेल का ईएमएफ अलग अलग है। एक का है E1, एक का है E2 और एक का है E3। ठीक है, और आपको बताए थे कि सेल के अंदर में आंतरिक रेसिस्टेंस भी होता है। तो पहला सेल का आंतरिक रेसिस्टेंस है R1, दूसरा सेल का आंतरिक रेसिस्टेंस है R2 और तीसरा सेल का आंतरिक रेसिस्टेंस है R3। ऐसे करके हम बहुत सारे सेलों को आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग तीन सेलों को जोड़ करके ये देखेंगे कि टोटल ईएमएफ कितना होता है। तो सबसे पहले इसमें एक शब्द को समझते हैं कि समतुल्य सेल का परिमाण क्या होता है। समतुल्य का मतलब होता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट अगर बोले तो कि अगर हम ऐसे ऐसे तीन सेलों को आपस में जोड़े हैं तो एक ऐसा सेल हो जो तीनों को जोड़ने से जितना वोल्टेज क्रिएट करता है वो सिंगल कर दे। मतलब ये है तीनों के बदले में अगर हम एक सेल ऐसा लें जो इन तीनों के वोल्टेज के योगफल के अगर बराबर हो तो वो सेल जो होगा वो उसका समतुल्य सेल कहलाएगा। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि इन सेलों का समतुल्य सेल हम कैसा बनाएंगे। तो हम मान लेंगे कि इन तीनों सेल के बराबर एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है और इसका आंतरिक रेसिस्टेंस इन टोटल के रेसिस्टेंस के बराबर है, ये आर। ये जो सेल होगा, ये जो सेल होगा, ये सेल, इस सेल को हम कहेंगे समतुल्य सेल। समतुल्य सेल, इक्विवेलेंट सेल, अर्थात इन तीनों सेलों के बदले में ये एक सेल है। अब इसमें सबसे पहले अगर ये सोचिए कि अगर ये सेल हमारे पास है तो हम कल इसके बारे में इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि ये टर्मिनल वोल्टेज होता है बाहर का, तो इसका वोल्टेज कितना होगा। तो आंसर है V = E - I × R। ठीक है, ये जो हमारे पास ये जो ईएमएफ है ये सपोज मान लीजिए ये तीनों के बराबर है तुल्य, और ये जो R है ये आंतरिक रेसिस्टेंस के बराबर है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका यूज हम कब करेंगे, जिस समय हम इन तीनों के लिए काम कर लेंगे उसके बाद। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, इसमें तीन सेल लगे हुए हैं, उसका ईएमएफ E1, E2, E3 और प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध R1, R2 और R3 है। ठीक है, तो हम इसको व्यंजक के रूप में कैसे लिखेंगे, इसके लिए आप लोग देख लीजिए। इसमें व्यंजक के रूप में लिखेंगे कि माना कि तीन सेलों को क्रमशः श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया प्रत्येक सेल का ईएमएफ क्रमशः E1, E2 और E3 है तथा उसके आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः
R1 R2 और R3। ठीक है। अब हम लोग को ये सबसे पहले देखना है कि अगर तीनों सेल को हम लोगों ने आपस में जोड़ा तो इसके लिए सबसे पहले करंट कितनी होगी। तो देखिए, एक सेल श्रेणी क्रम का जुड़ा हुआ का पहचान यह है कि प्रत्येक सेल दूसरे सेल के साथ विपरीत टर्मिनल से जुड़ा हुआ होगा। जैसे इसका माइनस इसके प्लस के साथ, इसका माइनस इसके प्लस के साथ। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले ये बात समझना है कि जो इसके पास, अगर ये सोचिए कि अगर ये एक सेल होता तो इसका वोल्टेज कितना होता, यानी टर्मिनल वोल्टेज कितना होता, अर्थात V कितना होता। ठीक है। क्या वोल्टेज अलग अलग होती या वोल्टेज एक समान होता, करंट अलग अलग होती या एक समान होता। तो हम लोगों ने 10 क्लास में रेजिस्टेंस के लिए भी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम कर चुके हैं। आप लोगों ने धारिता के लिए भी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम कर चुके हैं। तो बस उसी तरीके से श्रेणी क्रम में हमें यह पता है कि करंट का मान सेम होता है, लेकिन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर सब जगह अलग अलग होता है। वही चीज हम लोगों को लेकर चलना है। ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस पूरे सेल में सब जगह करंट कितनी जा रही है। तो आंसर है सब जगह करंट जा रही है I। फिर से सुनिए, सभी सेलों के द्वारा टोटल करंट जितनी आ रही है, टोटल करंट है हमारा कितना, I। अर्थात इस पूरे सेल में प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना होगा। तो आंसर है सब पर I होगा, अर्थात I, यानी सब सेल I करंट निकाल रहे हैं, लेकिन इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर सबके क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अर्थात A से B का वोल्टेज V1 या VAB, B से C का VBC और C से D का VCD। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि वोल्टेज अलग अलग है और करंट एक समान है। इसका मतलब सेलों के श्रेणी क्रम में जोड़ने से टर्मिनल वोल्टेज अलग अलग हो जाती है, लेकिन धारा सब जगह सेलों के लिए कैसा होता है, एक समान होता है। तो चलिए ये बात भी हम लोग लिख लेते हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रत्येक सेल के लिए धारा I एक समान होगा, लेकिन श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रत्येक सेल के लिए विभवांतर का मान अलग अलग होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए कि विभवांतर का मान अलग अलग है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि A to B का विभवांतर, B to C का विभवांतर और D से C to D का टर्मिनल वोल्टेज कितना है। और ये जो वोल्टेज हम निकाल रहे हैं ये भी हमको देखना है कि ये तीनों के बदले में जो एक सेल हमने बनाया उसका भी टर्मिनल वोल्टेज कितना है, V। अर्थात इन तीनों टर्मिनल वोल्टेज के योगफल के ये भी बराबर होगा। ठीक है। तो सबसे पहले ये निकालते हैं कि तीनों टर्मिनल का वोल्टेज कितना है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि करंट हायर से लोअर की तरफ जाती है, तो हायर माइनस लोअर पोटेंशियल होता है। अर्थात अगर इस प्रकार से देखें तो प्रथम सेल के लिए टर्मिनल विभव या विभवांतर कितना होगा। तो VAB इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रथम टर्मिनल वोल्टेज का EMF कितना है, E1, करंट कितनी जा रही है, I, और इसका आंतरिक रेजिस्टेंस कितना, R1। ठीक है। A to B का लिखा है, अर्थात ये अगर हम ऐसा लिखें VA माइनस VB हायर माइनस लोअर इक्वल टू E1 माइनस I इंटू R1। ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज निकला A to B का। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरा हम लोग लेते हैं द्वितीय सेल के लिए
टर्मिनल विभवांतर हमारा है VBC, B और C का EMF कितना है E2 माइनस करंट जा रही I और आंतरिक रेजिस्टेंस है R2, अर्थात ये क्या लिखाएगा VB माइनस BC इक्वल टू E2 माइनस I R2। ये हमारे लिए दूसरा हो गया। तृतीय सेल के लिए तृतीय सेल का टर्मिनल विभवांतर होगा C से D, यानी VCD, अर्थात CD के बीच में EMF है E3 माइनस I करंट है और आंतरिक रेजिस्टेंस है R3। तो इसका हाई है VC माइनस VD इक्वल टू E3 माइनस I और R3। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। अर्थात हम लोगों ने क्या देखा, फिर से देखिए, A टू B का टर्मिनल वोल्टेज VAB है, B टू C का टर्मिनल वोल्टेज VBC है और C टू D का टर्मिनल वोल्टेज VCD है। तो VAB का टर्मिनल वोल्टेज यानी वोल्टेज बराबर क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज बराबर EMF माइनस I इंटू R। तो AB के बीच का टर्मिनल वोल्टेज किसके बराबर है, तो इसका EMF है E1, करंट जा रही है I और आंतरिक रेजिस्टेंस है R1। तो देखिए VA माइनस VB इक्वल टू E1 माइनस I इंटू R1। इसी तरीके से B से C का टर्मिनल वोल्टेज कितना हुआ, E2 माइनस I इंटू R2। इसी तरीके से CD का कितना टर्मिनल वोल्टेज हुआ, E3 माइनस I इंटू R3। अब गौर से यहाँ देखिए, A से लेकर के D के बीच में 3 सेल लगे हुए और इन तीनों के बदले में जो एक सेल हमने ये बनाया है, ये हमारा पॉइंट A है और ये हमारा पॉइंट B है। मतलब इन तीनों सेल के बदले में ये एक सेल अकेला वो वोल्टेज निकालेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो पहले सबसे पहले इसका इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसका व्यंजक का पूरा रूप दिखाते हैं। अरे तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का, है बदनसीबी हमारे सनम, न मिल सका प्यार आपका। तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का। चलिए आइए अब देखते हैं, हम लोगों ने 3 इक्वेशन निकाला था, VAB VA माइनस VB इक्वल टू E1 माइनस I इंटू R1। ये हमारे लिए पहला इक्वेशन था, टर्मिनल वोल्टेज फर्स्ट। दूसरा था VB माइनस BC इक्वल टू E2 माइनस I इंटू R2। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन था। और एक था VC माइनस VD इक्वल टू E3 माइनस I इंटू R3। ये हमारा तीसरा इक्वेशन। तो अगर हम ये देखें कि तीनों के सेल का टर्मिनल वोल्टेज कितना है, तो आंसर है ये है AD। तो इन तीनों के सेलों का टर्मिनल वोल्टेज जब जोड़ेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए। अर्थात क्या हुआ कि हम पहले इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड को आपस में ऐड कर दें। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। तो पहले माया पक्ष को कर लेते हैं, VA माइनस BB
प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD, ये जोड़ लिए। अब इधर जोड़िए E1 माइनस I इंटू R1 प्लस E2 माइनस I इंटू R2 प्लस E3 माइनस I इंटू R3। तो गौर से देखें, VB प्लस माइनस कैंसल, VC प्लस माइनस कैंसल, और हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, VA माइनस VD। ये किसका टर्मिनल वोल्टेज है? तो देखिए, जो एक सेल हमने बनाया था उसका समतुल्य वोल्टेज VA माइनस क्या होना चाहिए, VD। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये VA माइनस VD किसके बराबर हुआ? तो यहाँ देखिए E1 E2 E3 को एक साथ रखिए, E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस I R1 माइनस I R2 माइनस I R3। तो VA माइनस VD इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 इसमें I कॉमन ले लीजिए, I R1 प्लस R2 प्लस R3। ये देखिए, अब इस पूरे को, यानी सपोज मान लीजिए इक्वेशन नंबर ये 4 है और इसके सामने ये इक्वेशन नंबर हम 5 लेके आते हैं, जो एक सेल का VAD का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, VA माइनस VD। ये एक सेल का है। टोटल सेल का समतुल्य क्या बताए, ये E हुआ, ये तुल्य है, माइनस I इंटू R, ये इसके तुल्य है। ये हमारे लिए सपोज मान लीजिए 5 है। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को तुलना कीजिए, सोचिए। फाइव की कंपेयर करना, तुलना कीजिए, दोनों में क्या है। इधर देखिए VA माइनस VD, अर्थात A से D का पोटेंशियल डिफरेंस है। ये जो E का सेल है, EMF है, ये किसके बराबर है? तो गौर से देखिए, ये E1 प्लस E2 प्लस E3 के बराबर है। और यहाँ पर जो R दिया हुआ, I देखिए दोनों जगह सेम है, R जो दिया हुआ है R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब हम E4 और E5 को आपस में तुलना करते हैं तो जो तीनों सेलों का योग होता है वो एक सेल के बराबर आएगा। मतलब ये हुआ कि E ये तुल्य है किसके, आंसर है E1 प्लस E2 प्लस E3। यानी अगर ये 2 वोल्ट का EMF है, 3 वोल्ट का है और ये 5 वोल्ट का है, तो टोटल EMF कितना हुआ, ठीक है, आपस में उसको ऐड कर दीजिए, वो जो ऐड करके EMF आएगा वो टोटल EMF आएगा, ठीक है। तो ये इसके तुल्य हो गया। यानी टोटल EMF को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, ठीक है, टोटल सेलों को, तो उसका टोटल EMF कैसे निकालेंगे? तो आंसर है सब सेलों का वोल्टेज को आपस में ऐड कर दीजिए, सिंपल बात। और उसके लिए रेजिस्टेंस भी कैसा चाहिए, तो R इसके किसके तुल्य है? तो आप लोग रेजिस्टेंस का तो 10 क्लास में ही कर लिए हैं, श्रेणी क्रम का कैसे निकालते हैं। तो आंसर है R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे करते हुए n तक जा सकते हैं। तो ये हमारा जो निकल के आया है, ये श्रेणी क्रम का टोटल EMF आता है। अगर ऐसा सोच लीजिए, ऐसा सेल n सेल लगे हुए होंगे तो टोटल सेल कितना हो जाएगा? तो आंसर ये आपस में जोड़ते चले जाइए n सेलों के लिए। n सेलों के लिए, n सेलों के लिए क्या होगा? तो आंसर है टोटल E जो होगा वो भी सीरीज में। अब यहाँ पर हम जो तुल्य लिख रहे हैं वो सीरीज के लिए लिख रहे हैं, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 प्लस EN। सिंपल बात है, सभी सेलों का वोल्टेज आपस में जोड़ लीजिए और उसका R सीरीज कैसा होगा? तो आंसर है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस RN तक। ये इससे तुलना की। तो ये आपको 5 नंबर में मिलेगा कि सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन का व्यंजक प्राप्त करें। तो कुछ नहीं करना है, सभी का टर्मिनल वोल्टेज निकाल लीजिए, आपस में ऐड कर दीजिए और जो एक सेल का EMF होता है वो टोटल सेल के योगफल के EMF के बराबर आएगा और टोटल रेजिस्टेंस जो आंतरिक होगा वो टोटल रेजिस्टेंस का योगफल के बराबर आएगा, ठीक है। अब ऐसा थोड़ा सा अगर सोचते हैं कि मान लेते हैं कि अगर ये सेल सभी आपस में
एक ही परिमाण का जुड़ा हो, यानी 2 वोल्ट का ये भी हो, 2 वोल्ट का ईएमएफ, 2 वोल्ट का ऐसा हो, तो अगर ऐसा ईएमएफ हमको मिलता है और सबका रेजिस्टेंस आपस में कैसा हो, बराबर हो, तो सबसे पहले हम इसका अगर पूरा का पूरा अगर ईएमएफ निकालेंगे टोटल कितना होगा। तो अगर सपोज मान लीजिए 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट का ईएमएफ का है तो कितना होगा, 3 दूनी के 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब यदि समान परिमाण का n सेल जुड़े हों, n सेल जुड़े हों, कौन क्रम में, श्रेणी क्रम में, ठीक है, याद रखिए कौन क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो उसका ईएमएफ कितना के बराबर होगा। तो सिंपल बात है, 3 सेल था 2 वोल्ट का, तो 3 दूनी के कितना हुआ 6। तो इसी तरीके से अगर ईएमएफ का सेल n सेल है तो इसका कितना हो जाएगा, n इंटू ई, ठीक है। ये हमारे पास रहा n सेलों के लिए, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपको इसके बारे में पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यही व्यंजक आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन हम आप लोग के सामने पूरा बता दिए।